नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और हमारे साथ जुड़ गए हैं अवनीश पीएन शर्मा जी। अवनीश जी, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार सर, अवसर देने के लिए सभी दर्शकों को बहुत-बहुत प्रणाम। जी। तो क्या लग रहा है, आपका आकलन क्या है? ये जो बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी की पूरे खानदान को, अभिषेक का करीबी जहांगीर खान मैदान छोड़ करके भाग जाता है। ताजा सूचना मिल रही है कोलकाता के नगर निगम के जो इनके मेयर हैं फरहाद हकीम, वो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर बिल्कुल जा करके खड़े हो गए हैं कि मुझे शरण में ले लीजिए। इनके कई एमएलए, इनके कई एमपी, इनके पूर्व मंत्री जिनमें से काफी हार गए हैं, वो सब लाइन लगा करके भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर खड़े हुए हैं और बीजेपी उनके लिए दरवाजे खोलने को तैयार नहीं है, बल्कि ऐलान कर दिया है कि अभी नहीं। तो ये सिचुएशन जो आ गई है ममता बनर्जी के सामने, तो सबसे पहले तो ये कि ये सिचुएशन आई क्यों, और दूसरे जो वो कह रही थी कि मैं पूरे देश में दौरे शुरू करूंगी, इंडिया अलायंस को इकट्ठा करूंगी, उसकी कितनी संभावनाएं आपको दिखाई दे रही है अवनीश जी? जी सर। जरा पहले इसको देख लेते हैं कि सबसे बड़ी शंका जो है, वो सारे लोगों की यही थी, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। चुनाव से पहले मैं आपको बताऊं, बहुत सारे चूँकि मैं बंगाल एक ठीक-ठाक समय भी बिता के आया। बहुत सारे होता क्या है, कहीं आप जाते हैं सर तो आपके कई सुर तो ऐसे होते हैं जो परमानेंट डेवलप हो जाते हैं। तो फिर आपको वहाँ से फीडबैक मिलना शुरू होता है। सबसे बड़ी चिंता चुनाव से बहुत पहले और ये कहिए 21 के बाद ही, एक ये थी कि पार्टी बदलने वाले वो अगर पार्टी बदलने में सफल होते हैं तो फिर कितना इम्पोर्टेंस रह जाएगा किसी परिवर्तन का, या वो कितना अस्थायी रहेगा। अच्छा, बंगाल में जाके ये और टिपिकल इसलिए हो जाता है सर कि बंगाल की राजनैतिक वो स्वभाव में ये है कि वहां पर कभी जो कांग्रेस का था वही जब लेफ्ट आया तो लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट से हूबहू वो चला आया ममता के पास। तो ये एक आशंका थी। तो आपने जो पहले कहा कि बीजेपी ने कहा है कि नो, तो सिर्फ ये नेताओं तक नहीं है कि कोई एंट्री बंद कर दी कि कोई महापौर, कोई विधायक, कोई हारा हुआ विधायक, कोई पार्टी का बड़ा नेता, छोटा नेता, मझोला नेता, नहीं, सदस्यता तक रोक दी गई है। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कोई सामान्य पार्टी सदस्यता भी भारतीय जनता पार्टी ने स्थगित कर दिया है, उसको स्थगित तरीके से अभी बंद कर दिया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है भारतीय जनता पार्टी एज ए संगठन, और इसका ये बहुत बड़ी घटना है, ये छोटी घटना नहीं। बंगाल के राजनीतिक इतिहास में या बंगाल के जो पॉलिटिकल उसका जो आदत है, उसका जो बिहेवियर है, उसके बिल्कुल 100% खिलाफ है ये। वहां बड़ी, और इसको हम लोगों ने देखा था 4 मई को जैसे ही नतीजे आए तो आपने देखा कि तमाम ऑटो पर झंडे बदल गए, तमाम जो कार्यालय थे वहां झंडे बदल गए, सरकारी सचिवालय में नारेबाजी हो रही है और झंडे दिखाए जा रहे हैं, लगा रहे हैं। तो ये बंगाल के कल्चर में, और मैं आपको बताऊं, मैंने तो ब्रेक किया था, और ये बड़ी मतलब अजीब घटना है जिसके बारे में आप सोचिए कि शेष भारत को पता ही नहीं था। सर, बंगाल में सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को बाकायदे अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने की परंपरा सरकार बदलने पर, और उस पर नई पार्टी जिसकी सरकार आई है उसके मेंबरशिप लेना, ये बंगाल में राज्य सरकार कर्मचारियों के बीच में है, आप सोचिए। और यह परंपरा दोहराने की कोशिश हुई, और बेसिक शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बाकायदे अपने टीचरों को बुलाया, और ये निर्देश था कि इसमें अब भाजपा की मेंबरशिप लेनी है। इनिशिएटिव हुआ, उसको रोका गया, और ये परंपरा तक वहां पर बंद कराई गई। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं इसलिए मानता हूं, इसकी महत्ता इसलिए समझनी आवश्यक है हम लोगों को कि आपको बंगाल के राजनीतिक संस्कार में परिवर्तन करना है। ये बदलाव
बंगाल के मतदाता ने वहां तय करने के लिए दिया है। भाई सड़क, नाली, खड़ंजा, बांग्लादेश से बाड़बंदी और तमाम ऐसे चिकन्ने की ये तो आप कर ही रहे हैं। या तो उन्हें पता ही था कि जब डबल इंजन सरकार हम चुनेंगे तो जितनी भी सेंटर की योजनाएं हैं वो लागू हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर भरपूर काम होगा, जो कि होता हुआ दिखाई दे रहा है। डे टू डे अफेयर्स है ये। उसके अलावा इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं, बीइंग ए बॉर्डर स्टेट, उस पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल हम सारे देख रहे हैं कि लगातार उस पर डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन बंगाल ने अपने राजनैतिक स्वभाव को बदलने के लिए, जो कि उसको सनातन और हिंदू जागरण की जो आदि भूमि रही है बंगाल, उस रूप में ये परिवर्तन मिला है। ये बहुत बड़ी चीज है। अब आते हैं सर ममता बनर्जी। सर ये बताएं, ममता बनर्जी की राजनीतिक विचारधारा क्या है? अगर देखा जाए तो कांग्रेस से निकली है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड कांग्रेस का है। आप लोग इतने अनुभवशील जर्नलिस्ट रहे हैं सर। सीधी सी बात है, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है जिस पे उन्होंने तड़का लगाया लेफ्ट की कारगुजारियों का, यानी वर्किंग स्टाइल वो पूरी तरह कम्युनिस्ट। कांग्रेसी सब खाओ हम भी खाएं, तुष्टीकरण, ये डीएनए में उनको ममता बनर्जी के मिला हुआ है। अब कुछ लोग याद दिलाएंगे कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये क्या कर रही थी। वो राजनीतिक प्रयोग का समय था और उसकी भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके परिवर्तन के साक्षी हम 2014 में बने। ये अचानक रातों रात नहीं हो जाता। किसी एक विचारधारा को आपको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। और शायद यही बात है कि मुस्लिम लीग और आरएसएस इसके संबंध की बात की जाती है और इनके जनसंघ की बात की जाती है। सवाल ये उठता है कि आप कहां से निकल के आते हैं। बंगाल ने अपने उस कल्चर को रिक्लेम किया, तो ममता बनर्जी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तृणमूल को अगर कोई राजनीतिक दल समझने का भूल कर रहा है आज भी, तो ये दिक्कत है। और यही कारण है सर, आप देखिए हम लोग बहुत अंदाजा लगाते थे या बात करते थे, और मुझे नहीं लगता कि स्थापित मीडिया ने कभी बात किया। ममता बनर्जी के परिवारवाद पर इस देश में सबसे कम चर्चा हुई है, जिसमें वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे घातक परिवारवाद निकल के आया है, जिस रूप में बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का पूरा चेहरा दिखाई देता है, पूरे उनके काम दिखाई देते हैं। बाकी जगह तो मान लीजिए पद का मामला है, सारी चीजों, यहां आप सोचिए गौ तस्करी से लेके अवैध 1800 पोल जो बूथ हैं उनकी वसूली से लेके तमाम ऐसी चीजें, तो निश्चित तौर से ये एक विचारधारा थी ही नहीं। और यही वजह था सर, आप देखिए ना, पार्टी के लाइन पकड़ के जो उनका प्रवक्ता बोलता है उसकी स्थिति आज देखिए, इनके नेताओं की स्थिति आज देखिए। ममता बनर्जी स्वयं में अपने ही दल द्वारा परित्यक्त हैं। आप सोचिए कि उस डायमंड हार्बर के इलाके जहां फाल्ता में अभिषेक बनर्जी जहां से सर्वोत्तम वोट लेके निकल के आए, लगभग 2.25 लाख वोट, और वो वहां वो आदमी जा नहीं पाया। अच्छा, मैं कहता हूं सर, एक ये भी तो परंपरा होती है। अभिषेक बनर्जी कहते हैं जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया। नाम वापस का मतलब उससे कहा कि हम नहीं लड़ रहे चुनाव। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थितियां जब आती हैं तो पार्टी दूसरे किसी कैंडिडेट का समर्थन कर देता है। और तुम तो कहते हो कि तुम्हारे हुक्म से जो है वहां पर हर चीज होती है, तो आप कर सकते थे। और मैं तो एक और सलाह दे रहा हूं, ममता बनर्जी को अगर अपना लिटमस टेस्ट करना है, वाकई उनको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए ममता बनर्जी को स्वयं को। और वो इसलिए लेना चाहिए कि नंदीग्राम से उन्हें जाके विधानसभा का उपचुनाव लड़ना चाहिए। बहुत अच्छा अवसर है, अपनी फाइटर छवि को भी साबित कर दें, जरा हिम्मत है। ममता बनर्जी जान रही है कि उनकी पार्टी समाप्त है, इसीलिए आप देखिए वो लीगल फ्रॉड करती हैं, कोर्ट में जाके कोर्ट एक फर्जी वकील की तरह प्रस्तुत होती हैं, जबकि उनका रजिस्ट्रेशन जो है उस समय तक नहीं होता है, उस पर कार्रवाई इनिशिएटेड। तो ममता बनर्जी दरअसल महत्वपूर्ण दो चीजें मैं कहूं, जिसके बाद मुझे लगता है कि आपने जिस तरफ इशारा किया है, ममता बनर्जी ने चुनाव हारने के तुरंत बाद और तुरंत पहले दो चीजें कही थी। लोगों को याद हो, मैं अब आजाद पंछी हूं। ठीक है, आप आजाद पंछी हैं हारने के बाद। दूसरा उन्होंने कहा था चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले, कि मैं इनको यहां तो हराऊंगी ही, नरेंद्र मोदी की सरकार में दिल्ली में भी गिराऊंगी। राष्ट्रीय राजनीति में यह प्रयोग असफल रूप से ममता बनर्जी पहले ही कर चुकी हैं। जब उनके नाम पर सहमति नहीं बनी तो नीतीश कुमार को आगे किया, नीतीश कुमार सही समय रहते वहां से निकल लिए। सर मुझे ये बताइए
कोई भी राष्ट्रीय राजनीति विपक्ष में क्या कांग्रेस के गठबंधन के संभव है? नहीं संभव। इसी बंगाल के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ क्या कर रही थी? हर सीट पर चुनाव लड़ रही थी। हम लोग हमेशा बात करते थे तो मैं कहता था सर देखिए सारा खेल बंगाल का अब 4 से 5% वोटों में सिमट के रह गया है। अब अगर लेफ्ट, कांग्रेस, हुमायूं कबीर, ओवैसी अगर ये मिलके 3-4% का भी डेंट लगा दें बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और वो तो मामला 8 से 10% जाके बैठ गया। तो ये डेंट किसने लगाया? क्या राहुल गांधी वहां शामिल नहीं? अच्छा, मजे की बात यह है कि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन या कोई विपक्षी एकता की ये कहानी किस आधार पर कहते हैं? सर बिहार में ये एक दूसरे को हराते हैं, बंगाल में आप देख लीजिए क्या स्थिति होती है। आने दीजिए उत्तर प्रदेश में ये मायावती के यहाँ जाके अपने आदमी भेजते हैं और भगाए जाते हैं। तो दरअसल विपक्ष इस समय खुद ही कंफ्यूज है और ममता बनर्जी अपनी एक कहते हैं ना कि आदमी सर बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, या ये कहते हैं कि बदनाम होना भी। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी एक संभावित कोशिश या उनके अंदर एक सपना जरूर है कि मैं जो इतनी करारी रूप से हारी हूं और मुझे बीजेपी ने हराया है तो हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, आओ इस गम के लिए मुझे प्रतीक बना लो कि देखो इन्होंने ममता दीदी को भी हरा दिया तो मेरे पीछे। लेकिन राहुल गांधी जो कभी तेलंगाना के अपने चीफ मिनिस्टर से अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कराते हैं, तो सर इनकी एका संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं। जी। इंडिया अलायंस में अब कौन बचा है? कौन ऐसा दमदार चेहरा है कि जिससे उम्मीद लगती हो कि भाई हाँ ये अजय है, इसको नहीं हरा पाए मोदी जी या अमित शाह? ऐसा तो कोई नहीं बचा अब। वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार जख्म सहला रहे हैं अभी भी। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ ही फेंका। उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा चुनाव 2024 के उनको लेकर के किसी गलतफहमी में है अखिलेश यादव, तो मुझे लगता है कि फरवरी 2027 के विधानसभा चुनाव में वो गलतफहमी भी निकल जाएगी। तो बचा कौन है इंडिया अलायंस में, और कौन पलक पावड़े बिछा करके इंतजार कर रहा है ममता बनर्जी का? नहीं सर, ममता ये बहुत अच्छे से जानती हैं, ऐसा नहीं है कि ममता को इसकी जानकारी नहीं। सवाल ये है कि उनके सामने रास्ता क्या है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए सर, लोग जब नतीजों के पहले ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि एक क्लोज फाइट हो सकती है और नजदीकी चुनाव हो सकता है बंगाल का, मैंने सर हमेशा कहा कि नहीं, ऐसा संभावना 1% नहीं है कि वहां कोई क्लोज फाइट हो, 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट का मार्जिन हो, ऐसा नहीं हो। और उसका एक आधार था बंगाल के राजनीति का इतिहास जो वहां का मतदाता करता। दो चीजें बड़ी चीज है कि जब वो किसी को हटाता है तो एकदम सुपड़ा साफ करके हटाता है। 25 साल के बाद कांग्रेस के साथ किया, लेफ्ट के साथ किया, 34 साल के बाद 15 साल में ममता के साथ कर दिया। और दूसरा, वो जब किसी को सत्ता देता है तो लंबे समय तक देता है। तो पहली थी 2 गलतफहमियां हटा दीजिए, एक गलतफहमी तो सामने आ गई, कोई क्लोज फाइट नहीं थी, नतीजे 4 मई को आके बता दिए, 4 तारीख को। उसके बाद दूसरा परमानेंसी, एक लंबी परमानेंसी। आप सोचिए सबसे अगर न्यूनतम छोटा कार्यकाल दिया तो 15 साल का दिया, तो 15 साल से नीचे तो कोई बात हो नहीं सकती। और सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी की बंगाल में कोई राजनीतिक संभावना रह गई है? नहीं रह गई। और यही वजह है कि वो हो चाहे उनके भतीजे भाईपो, ये लोग ना अपने विधायकों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। आप देखिए कारपोरेटर लेवल पर इनके यहाँ भगदड़ मची हुई है, किस लेवल पर भगदड़ नहीं है। अब ये अलग बात है कि वो बीजेपी में जा नहीं पा रहा है तो बेरोजगार होकर घूम रहेंगे, यही हो सकता है। दूसरा, निष्क्रिय रहेंगे। कारण क्या? कारण यही, जब 1800 टोल बूथ नहीं आएंगे, आप सोचिए कि एक ऑटो स्टैंड एक एरिया का, विधान नगर के ऑटो स्टैंड से 1 लाख रुपए प्रतिदिन की इनकम जो जाती थी सीधे सीधे, ऐसे ऐसे आप सोचिए पूरे अकेले अर्बन
कलकत्ता की ही मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेटर कलकत्ता के इलाकों को मिला लीजिए, तो कितने की एक ब्लैक इकोनॉमी, एक ग्रे इकोनॉमी थी, वो समाप्त हो गई। तो जब वो पूरा का पूरा सिंडिकेट और वो कट और तोलाबाजी की चीज़ें जब समाप्त हो रही हैं, तो फिर अनएम्प्लॉयड या बंद कंपनी में कौन से मज़दूर रुकेंगे? इसीलिए वो राजनीतिक पार्टी नहीं है। भई 2021 के बाद जो हिंसा हुई उसमें लोगों ने कहा इस बार अभी जब चुनाव हो रहे थे तब भी एक बात बार-बार राष्ट्रवादियों के अंदर ही शुरू हो जाती थी, कि भाई देखिए भाजपा का संगठन हर जगह है क्या? भाजपा क्या हर जगह संगठन अपना पहुँचा पाई है, उसके पन्ना प्रमुख हों, चाहे बूथ लेवल कमिटीज़ हों। लेकिन हमने इस चुनाव में देखा, हालाँकि हालाँकि तृणमूल के मुकाबले वो नेटवर्क उनका वहाँ पर नहीं था, लेकिन वो पेड नेटवर्क था। जैसे ही उसने देखा कि अब हमारी सत्ता नहीं आ रही है, आप देखिए ममता बनर्जी के लिए सड़क पर उतरने वाले लोग भी मौजूद नहीं थे। तो ममता के पास बंगाल की राजनीति में अब कोई संभावना नहीं रह गई। लेकिन ममता आगे आने वाले अपना जो किया हुआ कर्म है उसके आधार पर मोदी की राजनीति को अच्छी तरह जानती है। वह बहुत स्वाभाविक और बहुत सहज तरीके से अदालतों के माध्यम से एजेंसी जो नेचुरल अपनी कार्रवाइयाँ करती हैं उसके ज़रिए अदालत, अदालत से तमाम चीज़ें, वो ममता को शहीद होने का प्रयास नहीं करने देंगे, ना उसमें सफल होने देंगे। तो ममता उस भविष्य को भी जानती हैं, इसलिए उन्होंने सिग्नल दिया, नहीं हम मुकदमे लड़ेंगे, हम फलाने करेंगे। ममता को निश्चित तौर पर राजनैतिक विपक्ष में थोड़ी बहुत सक्रिय दिखते रहना, यह खुद भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में, एक राजनैतिक पार्टी के रूप में चाहेगी। क्योंकि अचानक अगर पूरे विपक्ष में शांति हो गई और आपको कोई चेहरा देखिए राहुल गांधी कांग्रेस की मजबूरी है। वो एक ऐसा चेहरा है, आप उन्हें कह लीजिए, वो अपने हिसाब से चमकते रहेंगे। उनकी पार्टी उनको चमकाती रहेगी। तो राहुल एक चेहरा तो बिल्कुल मौजूद है। लेकिन क्या किसी थर्ड फ्रंट की आप देखिए ये जो खटमल और कॉकरोच और चूहेदानी और हिट और इस तरह की जो ये ऐसा लग रहा है सर आप मुझे ये बताइए, अभी आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो वो जो कोई कौन साहब हैं वो चढ़ूनी, अब चढ़ूनी जो है पार्टी बनाए, चुनाव लड़े, 1200 वोट मिला था अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 1200-1300 वोट इनको कुल हासिल हुआ था। शायद अब 900 सुना मिले थे। हाँ, अब सुना कि नहीं साहब वो इंस्टाग्राम में उनको 62 लाख वोट मिल गए और वो जो है आने वाली जो वो मच्छर झाड़ू और तिनका पार्टी जो जो भी है खटमल, उसके ये कन्वीनर हो गए। तो आप सोचिए कहाँ आप अभी ये तलाश रहे हैं कि क्या विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के तो आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष इस समय भारत की राजनीति में मजाक के ऊपर मजाक किए जा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, उनके शाब्दिक बदतमीजियाँ देख लीजिए, उनकी राजनैतिक हरकत देख लीजिए। आप नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत इसकी बात करते हैं, कि एक अलायंस की बात करते हैं। आप नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उनकी विचारधारा को भारत के लिए खतरनाक मानते हैं, लेकिन आप बंगाल में जाके एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं। आप बिहार में तेजस्वी का खेल खत्म करते हुए दिखाई देते हैं। आप वहाँ डीएमके छोड़ के कभी उधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, जबकि उसी द्रविड़ राजनीति करने वाली दोनों पार्टियों को तमिलनाडु की जनता ने नकार दिया। कांग्रेस इस समय एक पार्टी के रूप में मजाक कर रही है। अगर उसका इकोसिस्टम और ये जो शहरी माओइस्ट हैं, आंदोलनजीवी हैं, अगर ये कोई इंस्टाग्राम वाली पार्टी लेके आ रही है, मतलब भला हो, चुनाव आयोग इस देश में राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करता है, ये ससुरा कौन सा मजाक इस देश के राजनीति में विपक्ष खेलने का प्रयास कर रहा है सर आप सोचिए। इंस्टाग्राम पे तुम पार्टी बना रहे हो और वहां तुम राजनीतिक हरकतें और आंदोलन लाने का नाम कर रहे हो। इस देश का जेनजी क्या इतना मूर्ख है, ये सड़कों पर निकले जाएंगे सर, अच्छा नहीं लगता कहते हुए, ये उसी तरह पीटे जाएंगे जैसे एआई समिट में युवा कांग्रेस के वो शोहदे जो है वो जनता ने और जेनजी ने उनको इनका इलाज किया था। ये समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी कि दरअसल जमीन पर ग्राउंड पर तापमान बदल चुका है। बंगाल ने इन्हें अब वैचारिक स्तर पर भी विक्षिप्त कर दिया है। आप इनकी विक्षिप्तता देखिए, ये खटमल और ये जितने भी ये मच्छर ये किसके जनित हैं? अब ये राहुल गांधी जैसे होता ना कि राहुल का चेहरा, राहुल तो कई बार जैन जी को पुकार चुके हैं, जैन जी उल्टा चला जाता है, सनातनी होता जो है दिखाई देता है। आप देखिए केजरीवाल लगातार ये प्रयास कर रहा था, तो अब इन सभी ने एक मुखौटा पहना और मुखौटा पहन के इस तरह की गंदी और सस्ती हरकत
जिसको अब खुद जैन जी 48 घंटों में उसने खुद ही एक्सपोज करने का बीड़ा उठाया और उठाया। ऐसी स्थिति में सर बताइए, नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी का थिंक टैंक ये चाहेगा कि कम से कम ममता बनर्जी हिलती डुलती फड़कती उन्मुक्त चिड़िया की तरह नरेंद्र मोदी से लड़ते हुए दिखाई दें, वरना एक अजीब सा वैक्यूम क्रिएट हो गया। बाकी राहुल गांधी तो है ही है, विपक्ष का सर यही भविष्य है जो उसका वर्तमान है, और जो 2014 से उसका भूतकाल चल रहा है वही उसका आगे आने वाला भविष्य है। इसके अलावा वाकई इस देश में जिस तरह की राजनीतिक हरकत विपक्ष कर रहा है, विपक्ष के नेता कर रहे हैं, कोई कार्यक्रम नहीं है उनके पास सर। और दूसरी तरफ क्या है, जनता निश्चित किए बैठी है कि उसको विकास चाहिए, उसको लॉ एंड ऑर्डर मजबूत चाहिए, उसको अपनी डेमोग्राफी बदलते हुए नहीं देखनी है, उसको अपने इंटरनेशनल इश्यूज भी बिल्कुल सही चाहिए, तो वो बंगाल टाइप परिवर्तन करके हाथ में दे देती है। वो बिहार जैसा परिवर्तन करके दे देती है कि नहीं चलेगा जातिवाद भाई, हम नहीं बटेंगे और बिल्कुल नहीं कटेंगे। आप सोचिए, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा चल रहा है आज बंगाल में, जिस देश में हरा रंग और फलाने रंग भाई भाई क्या मतलब होता है, ये फ्रॉड से आप सोचिए बंगाल की धरती कह रही है हिंदू हिंदू भाई भाई, वहां तो नहीं चला। मैं माफी चाहूंगा, मैं जानता हूं कि बहुत दुख लोगों को पहुंचा है, विरोध भी है, वो विरोध अपनी जगह पे उचित भी है। यूजीसी तो किसी ने यूजीसी का मुंह नहीं देखा बंगाल में, हिंदू जनमानस में एकता हुई, लेकिन किसी ने यूजीसी जैसी चीज नहीं देखी। उनको क्या शिकायत नहीं है, वो क्या पढ़े लिखे नहीं है, उनको क्या उनके बच्चे यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ते। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिससे ऊपर आए हैं। बिहार में आप देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए सर, 34 साल के बाद 32 साल के बाद अपना इतिहास बदलता है। तो दरअसल विपक्ष इन चीजों को नहीं समझ पा रहा है, वो अभी भी कार्टून शैली में, वीडियो गेम शैली में, इंस्टाग्राम से राजनीति और क्रांति इस देश में पैदा करना चाह रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि यह भारत का लोकतंत्र उस स्तर का है जहां कोई रैपर आके उनकी मंशा पूरी कर देगा, तो यह इस देश में संभव नहीं है। सबसे घृणित अगर क्रांति के नाम पर कोई प्रयोग इस देश ने देखा है तो अभी उसको ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी पंजाब झेल रहा है वो अर्बन माओवादियों की, अर्बन नक्सलियों की, अर्बन माओइस्टों की, अरविंद केजरीवाल और उसका पूरा ठग गिरोह है। तो इस देश में मैं तो कई बार आम आदमी पार्टी का उदाहरण देके कहता था कि आम आदमी पार्टी ने और कुछ भारतीय राजनीति में किया है वो न किया हो, अगले 20-30 सालों तक भारत में किसी नई राजनीतिक क्रांति की कोई संभावना को पूर्णतः समाप्त कर चुके हैं। एक दौर था, वीपी सिंह ने ये किया था जनमोर्चा के समय में, जब वो, आपको तो याद ही होगा सर, आपने तो कवर किया होगा उनको, जब वो तार लगी जो डायरी लेके चलते थे, कहते थे सबका नाम इसी में लिखा हुआ है, और फिर उसको वापस रख लेते थे जेब में। मैंने उनकी जनसभाएं देखी, बड़ा उद्वेलित थे हम लोग उस समय, लगता था कि नहीं। तो एक प्रयोग वो हुआ था फ्रॉडगिरी का, वीपी सिंह का, उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल। तो मुझे नहीं लगता कि मैं फिलहाल भारत के विपक्ष में न किसी नेता में न किसी पार्टी में ऐसी कोई क्षमता देखता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि एक राजनीतिक पार्टी और दक्ष और चुनाव जीतने और अच्छे तरीके से फाइट करने वाली भारतीय जनता पार्टी कम से कम चाहेगी कि राहुल गांधी की विपक्ष की राजनीति चलती रहे, ममता बनर्जी भी पॉलिटिकली एक्टिव दिखाई देती रहे। जी अवनीश जी, आखिर में ये जरूर जानना चाहूंगा, इस पर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, जो गाली गलौज की भाषा है और जो बनावटी एग्रेशन है, आक्रामकता है, ये ममता बनर्जी ने भी करके देख लिया। यहाँ तक बयान दिए थे कि हम चाहें तो ये होटल के बाहर पैर नहीं रख सकते, अमित शाह, हम चाहें तो इनका जहाज लैंड नहीं कर सकता। बहुत सारी इस तरह की बकवास उन्होंने की हुई थी, और आप जानते हैं लोग तह बना करके रखते रहते हैं इस तरह के स्टेटमेंट को, और समय आने पर फिर इन चीजों को एक एक करके खोलते हैं और फैसला करते हैं। राहुल गांधी सारी सीमाएं लांघ रहे हैं, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को आप गद्दार बताने की हिमाकत कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में खड़े होकर के कायर, मनोरोगी और पता नहीं क्या क्या कहा था प्रधानमंत्री को। जो इन चीजों के परिणाम, जो सिले हैं, वो पब्लिक इनको समय आने पर
जमीन पर धर पटकती है। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की सेहत पर तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है 100 हार के बाद भी, क्योंकि उनको कोई हटाने वाला नहीं, उनकी कोई जवाबदेही तय करने वाला नहीं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं कि इतने चुनाव हरवा दिए, पार्टी का कबाड़ा कर दिया, अभी भी अपनी गंदी जबान से बाज क्यों नहीं आ रहे हो। तो ये जो गाली गलौज की भाषा है, इसका अंत कब तक हो जाएगा? आपको लगता है कि वो टाइम आने वाला है, या इनके फ्रस्ट्रेशन अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा गैर जिम्मेदार मीडिया है जो ब्रेकिंग करके इनके इन बयानों को भी चलाता रहता है? बिल्कुल। सर, अगर सही पूछिए तो अगर मुझे सलाह देनी हो तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये कभी समाप्त नहीं। और कम से कम बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि एक दक्ष राजनीति करने वाली दक्ष पार्टी जो कि चुनाव जीतने की मशीन भी कही जा रही है, सर ये तो पार्टी चाहेगी। ये इसी तरह भाषाई मर्यादा जो ये लगातार, आप देखिए ज़रा, चौकीदार चोर है, ये कोई नया सिलसिला तो है नहीं। बस इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है, इसका डिग्री और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे-जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे-जैसे राजनैतिक फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और वो राजनैतिक फ्रस्ट्रेशन अब केवल, देखिए, किसी पार्टी का चुनाव में जीतना हारना, सर ये बताइए, भाजपा से क्या ज़्यादा विपक्ष में रह चुकी है कांग्रेस? नहीं। इस देश की कौन-सी ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा समय से विपक्ष में है? कोई नहीं। ये तो सच बात है ना, इस देश में सबसे ज़्यादा समय तक जो पार्टी विपक्ष में रही, वो 2014 से सत्ता में है। तो कम से कम विपक्ष में रह के कैसे अपने आप को जीवित रखना है, कैसे अपनी लड़ाई जारी रखनी है, कैसे अपने संगठन को बनाए रखना है, अपने नेताओं को ग्रूम करते रहना है। तो ये अगर सीखना है तो आज नए-नए विपक्ष में गए हो 12 साल से, तो ये तो कम से कम बीजेपी से ही सीख लो। ममता बनर्जी अभी कांग्रेस छोड़ के आई, उसके बाद 12 से लगातार 15 साल सत्ता में रहीं, तो कम से कम अभी आप इनसे भी सीख लीजिए। 15 साल तो इनको सत्ता में नरेंद्र मोदी को नहीं हुए ना अभी, कम से कम केंद्र की। तो विपक्ष कम से कम इस बात का ताना नहीं मार सकता है, चाहे वो भाषाई मर्यादा का हो, चाहे तमाम चीज़ों का है। और ये इस बात को और दृढ़ता से सिद्ध करता है कि राहुल गांधी हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, वो ये मान के चल रहे हैं कि भैया चुनावी राजनीति में हम नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते, नहीं हरा सकते। तो नहीं हरा सकते तो फिर आपका एक फ्रस्ट्रेशन राजनीतिक बढ़ता है, लेकिन फिर वो धीरे-धीरे आपके व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इस परिवार के अंदर दिखा है। नरेंद्र मोदी के प्रति तो खास तौर से, मौत का सौदागर, ये लोग भाषाई तहजीब की बात करेंगे। अभी तो कुछ नहीं कह रहे। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए मौत का सौदागर अगर कहा था, तो इससे बड़ा क्या है? ये गद्दार तो अपनी पार्टी छोड़ने वालों को कह देते हैं। इनके लिए गद्दारी का पैमाना ये है। यानी जो इनके परिवार का नौकर नहीं रहा, वो गद्दार है। तो नरेंद्र मोदी के लिए गद्दार कह दिया तो कौन सी बड़ी बात कह दी? बिल्कुल नहीं। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई प्रयास इनके जवाब देने का होना चाहिए। जनता देखे। आज सोशल मीडिया के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए क्रांति की परिकल्पना की जा रही है ना, तो उसी प्लेटफ़ॉर्म पे वो भी कंटेंट आ रहा है। अब तो सीधी-सी बात है, अगर आप इसी व्यवहार की बात कर रहे हैं, और रही बात, आपने नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी को गाली इनिशिएट करवाई, आपने हाल देख लिया। तो मोदी जी तो खुद ही कहते हैं कि गालियाँ मेरे लिए उपहार होती हैं, आशीर्वाद होती हैं, तो आप देते रहिए आशीर्वाद। पॉलिटिकली आप एक्सपोज़ हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर आप नरेंद्र मोदी को इस स्टेज पर बनाए रख रहे हैं कि जनता ये देख रही है कि आपके पास मुद्दे नहीं हैं। आपको केवल नरेंद्र मोदी को एक व्यक्ति को प्रहार करना है, गाली देना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिलसिला रुकेगा, और ये भी नहीं लगता कि हमें कोई बहुत इसकी चिंता करनी चाहिए। अल्लाह करे जोरे कलम और ज़्यादा, हम तो कहेंगे सर 4 गाली और दो। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और मुझे लगता है कि दर्शकों को अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक का बटन दबा दें, और
इसे फॉरवर्ड कर दें वीडियो को। अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अवनीश जी का चैनल है प्रारब्ध, आप देखते ही होंगे, उनको भी सहयोग करें, उनको भी ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्ते। प्रणाम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।